हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। ब्रिटेन की संसद के प्रथम सदन की शक्तियाँ। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स के पास कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ हैं। इन्हें हम पहले भी एक व्याख्यान में पढ़ चुके हैं, जिसमें ब्रिटिश संसद का कैबिनेट के साथ संबंध बताया गया था। पहला हम देखते हैं कि जो विधायी शक्तियाँ हैं, उसके क्षेत्र में ब्रिटेन की कॉमन सभा की शक्तियाँ असीम है। कॉमन सभा को लोकसभा भी या लोक सदन भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है, उसे रद्द कर सकती है या संशोधित कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि ब्रिटेन में क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है, इसीलिए ब्रिटेन में जितने भी विषय हैं उन पर संसद कानून बना सकती है, उन्हें रद्द कर सकती है या संशोधित भी कर सकती है। सैद्धांतिक रूप से तो एक विधेयक को कानून बनाने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और सम्राट या साम्राज्ञी की स्वीकृति आवश्यक होती है, किंतु इनमें से साम्राज्ञी की स्वीकृति तो केवल नाम मात्र की है, और जहाँ तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स का प्रश्न है, वह सामान्य विधेयक को 1 वर्ष के लिए ही विलंब कर सकती है। 1911 से पहले तक तो संसद के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त थी, किंतु 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के पश्चात अब इस संबंध में अंतिम शक्ति लोक सदन को ही प्राप्त है। इसीलिए विधि निर्माण के क्षेत्र में कॉमन सभा की शक्तियां हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी ज़्यादा हैं और सम्राट से भी ज़्यादा हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स की वित्तीय शक्तियां क्या हैं। 1911 के संसदीय अधिनियम में वित्त विधेयक की जो परिभाषा की गई है, उसके अनुसार लोक सदन का अध्यक्ष जिसे वित्त विधेयक प्रमाणित करें, उसे ही वित्त विधेयक समझा जाएगा। दूसरी बात यह है कि वित्त विधेयक लोक सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नहीं। इसके अलावा हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित किए जाने के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा 1 माह की अवधि तक वित्त विधेयक पर विचार करने का कार्य किया जा सकता है, और जब 1 माह की अवधि बीत जाती है तो उसके बाद वित्त विधेयक या बजट दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित समझा जाता है जिस रूप में उसे लोक सदन ने पारित किया था। इसका अर्थ यह है कि वित्त विधेयक के संबंध में हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियां साधारण विधेयक से भी अधिक हैं। कार्यपालिका शक्तियां। यदि हम कार्यपालिका शक्तियां देखें तो इंग्लैंड में क्योंकि संसदात्मक प्रजातंत्र है, और संसदात्मक प्रजातंत्र में कार्यपालिका यानी कैबिनेट व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव और यहाँ तक कि अविश्वास प्रस्ताव भी पारित कर सकते हैं और मंत्रिमंडल को पदच्युत कर सकते हैं। किंतु हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो सदस्य हैं, वो मंत्रिमंडल से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल को पदच्युत नहीं कर सकते। तो इस स्थिति में भी हम देखते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स से ज़्यादा हैं और वो कार्यपालिका को ज़्यादा नियंत्रण में रखता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि लोक सदन की वास्तविक स्थिति क्या है या हाउस ऑफ कॉमन्स की वास्तविक स्थिति क्या है, तो सैद्धांतिक रूप में तो ब्रिटेन में संसद की प्रभुसत्ता है, लेकिन वास्तविक रूप में वहाँ कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली होती जा रही है। कार्यपालिका हर देश में शक्तिशाली होती जा रही है। हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री भी लोक सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स से ही लिया जाता है और उस सदन के बहुमत दल का नेता होता है।
कैबिनेट यानी प्रधानमंत्री और उसके मंत्री अपने बहुमत के बल पर लोक सदन के समर्थन और सहयोग से कानूनों का निर्माण करते हैं और वित्त का प्रबंध भी करते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो बजट है वो कैबिनेट के द्वारा ही निर्मित किया जाता है और वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है और लोक सदन उसे इसी रूप में पारित कर देता है जिस रूप में यह उसके सम्मुख प्रस्तावित किया गया था। इस प्रकार सभी महत्वपूर्ण विधेयक जो वित्तीय विधेयक हों या गैर वित्तीय विधेयक मंत्रिमंडल द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं। केवल वे ही गैर सरकारी विधेयक संसद से स्वीकृत हो पाते हैं जिन पर मंत्रिमंडल की कृपादृष्टि हो। कहने का आशय यह है कि जब अन्य सांसद कोई विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो तभी स्वीकृत हो पाते हैं जब मंत्रिमंडल की उन पर कृपादृष्टि हो, अन्यथा वे स्वीकृत नहीं हो पाते। प्रशासनिक नीति का निर्धारण भी मंत्रिमंडल ही करता है और विदेश नीति का निर्धारण भी मंत्रिमंडल ही करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सैद्धांतिक रूप से तो कैबिनेट लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, लोक सदन इसे प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन वास्तव में स्थिति यह है कि लोक सदन स्वयं कैबिनेट से नियंत्रित होता है। कैबिनेट लोक सदन के बहुमत पर निर्भर रहता है, लेकिन इसके साथ ही लोक सदन का कार्यकाल तभी तक रहता है जब तक कि इस सरकार को अपना समर्थन प्रदान करने के लिए तत्पर रहे। जैसे ही लोक सदन समर्थन उसको नहीं देता, वैसे ही प्रधानमंत्री द्वारा लोक सदन को विघटित करवाया जा सकता है, यानी प्रधानमंत्री सम्राट को परामर्श देकर के लोक सदन को विघटित करवा सकता है और फिर वापस से चुनाव होते हैं और वापस से सरकार का निर्माण किया जाता है। वर्तमान समय में लोक सदन को व्यवस्थापन, वित्तीय और प्रशासनिक नीति के निर्माण में अंतिम स्थिति प्राप्त नहीं है, वरन कैबिनेट को प्राप्त है। किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि शासन व्यवस्था के समस्त चक्र में लोक सदन की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, यानी कि इसके बावजूद भी लोक सदन की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला तो यह है कि शासन को मर्यादित रखकर लोकतंत्र की रक्षा करने का कार्य हाउस ऑफ कॉमन्स ही करता है। हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा या लोक सदन के द्वारा शासन को मर्यादित रखने के लिए उन मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर उनके विभाग में कोई गलती होती है तो निंदा प्रस्ताव उनके विरुद्ध पारित किया जाता है, उनके वेतन पर कटौती प्रस्ताव पारित किया जाता है, इसी तरह उनकी आलोचना की जाती है और एट लास्ट उनके लिए अविश्वास का प्रस्ताव भी पारित किया जाता है। इसीलिए विंस्टन चर्चिल ने इसे स्वतंत्रता की रक्षा का दुर्ग कहा है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य भी ये करता है। देश के महानतम राजनीतिज्ञ और योग्यतम व्यक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स में एकत्रित होकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। लोक सदन में हुए विवाद जनता की राजनीतिक शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स में के द्वारा ही कुशल राजनीतिज्ञों का चयन भी हो पाता है, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो आगे जाकर प्रधानमंत्री या किसी विशेष पद पर जाते हैं, वो सबसे पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में कई सालों तक अपना भाग्य आजमाते हैं। ये भावी राजनीतिज्ञों के चयन और प्रशिक्षण का स्थान है। यहाँ पर देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के क्या विचार हैं, उनके क्या दृष्टिकोण हैं, उनमें नेतृत्व के क्या गुण हैं, उनमें कितनी धैर्यता है, कितना सहनशीलता है, ये सब बातें वहीं पर देखी जाती हैं। तो इस प्रकार लोक सदन में भावी नेता और मंत्री तैयार होते हैं, जैसे बेलफोर 28 वर्ष, लॉर्ड जॉर्ज 26 वर्ष, चर्चिल 40 वर्ष, एटली 22 वर्ष, ईडन 32 वर्ष तक लोक सदन के सदस्य रह चुकने के बाद प्रधानमंत्री बने थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स का विशेष महत्व है और ब्रिटेन में ये माना जाता है कि संसार का सबसे शक्तिशाली प्रथम सदन है।